हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज। एज यू ऑल नो, मेरा नाम है शानू अलावत और आज हम प्रवेश हुड्डा सर के साथ हैं। पहले सर को हेलो बोलते हैं और फिर मैं आपको सर के बारे में डिटेल्स देती हूँ, ठीक है? सो हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी, तो सर बढ़िया है एकदम। हमने अभी बात करी थी, हम दोबारा से आपको बता रहे हैं, ठीक है? सो सर यहाँ AMRS स्कूल में है हमारे साथ में, एकलव्य सिंगारदीप में एज PGT ज्योग्राफी काम कर रहे हैं। और सर की प्रिपरेशन जर्नी, और सर ने साथ ही साथ में अभी हरियाणा में PGT ज्योग्राफी एग्जाम निकाला है, उसमें सर का आ गया है फाइनल लिस्ट में। तो उसके लिए भी सर ने इस पोस्ट पर रहते हुए कैसे प्रिपरेशन की है, अपना स्टडी टाइम कैसे मेंटेन किया है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है, ये भी हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर से पहले पूछते हैं, थोड़ा हालचाल पहले पूछते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है? तो सर अपने बारे में पहले बताइए कि कैसे स्कूलिंग वगैरह मतलब आपकी हुई है, कहाँ से हुई है, कॉलेज कैसे हुआ है? ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग मेरा जो स्टेट है वो हरियाणा है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आपके हिसार, तो हिसार से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन है वो ज्योग्राफी ऑनर से किया था मैंने, गवर्नमेंट PG कॉलेज था मेरा हिसार में। और उसके बाद ही मैंने जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी से, वो मेरा रोहतक में यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने BEd किया है। बाकी जो नेट का एग्जाम है, STET है, CTET, वो सब मैंने क्वालिफाई किया उसके बाद। अच्छा, CTET और HTET दोनों? हाँ जी, CTET मेरे बोथ लेवल पे दोनों क्लियर है। अच्छा, पेपर 1 एंड पेपर 2? हाँ जी। STET भी मेरा पेपर जो TGT लेवल है वो भी क्लियर है, और जो PGT लेवल है वो भी क्लियर है। बढ़िया। तो मतलब उसमें स्कोर बताएंगे आप एक बारी, सो दैट? TGT में तो मेरा 102 स्कोर है आउट ऑफ 150, और जो PGT ज्योग्राफी का था उसमें मेरे 93 हैं। अच्छा, CTET के? और CTET में मेरा जो आई थिंक लेवल जो फर्स्ट था उसके अंदर तो मेरे थे 110 मार्क्स, और जो लेवल 2 था TGT का उसके अंदर मेरे 98 के आसपास थे। मतलब वो एलिजिबिलिटी है बस, तो बेसिकली उसका कुछ खास इतना वो नहीं है। बिल्कुल। आपको बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करना होता है, क्योंकि CTET उसी के लिए है। आप अगर टीचिंग फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पहले वो क्वालिफिकेशन लेने के बाद में ये एक एलिजिबिलिटी है जिसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है? तो ये आपने CTET और HTET दोनों के पेपर 1 पेपर 2 क्लियर किया। इसके लिए अलग से प्रिपरेशन आपने की थी? हाँ, पेपर 1 के लिए अलग से जो साइकोलॉजी होती है वो हमारी अलग से पढ़नी पड़ती है हमें। हाँ। तो मोस्टली तो हमारी जो BEd की बुक्स है उसमें क्लियर हो जाता है। उसके अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल से काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल से मेंशन करेंगे। तो YouTube चैनल्स जैसे आपका चैनल है, एंड मेरे चैनल पे मैं बता रही हूँ, मेरे चैनल पे CTET की कोई क्लास नहीं है। और हिमांशी मैम का चैनल है, वो देखते थे मैम का चैनल है, देखो, ठीक है? तो मोस्टली तो हिमांशी मैम के चैनल से CTET सारा हो ही जाता है। आप बस CTET के लिए तो बस हिमांशी मैम का चैनल देख लो, आपका सब CTEट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आता। और STET के लिए भी साइकोलॉजी तो वहाँ से हो जाती है। बाकी जो हिंदी इंग्लिश है या फिर जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है वो हमारी जो मोस्टली बुक्स हैं 9th-10th की ग्रामर की बुक्स, उनसे हो जाता है। और ज्योग्राफी के लिए जो बुक्स थी हमारी बेसिकली तो NCERT है, 11th-12th की NCERT आप डिटेल में पढ़ो। उसके साथ ही साथ हमारी कुछ अलग सी बुक आती हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारी बुक माजिद हुसैन की आती है, तो वो बुक हम पढ़ सकते हैं। बढ़िया, मतलब कि आपने प्रॉपर सर ने पहले मतलब CTET के लिए प्रिपेयर किया, CTET HTET, यानी कि पहले एक एलिजिबिलिटी क्लियर करो। कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहले सीधा ही लाइक किसी को DSSS भी निकालना है या KVS NVS, तो वो सीधा उसके बारे में ही प्रिपरेशन करता है। वो सोचते हैं कि CTET उसी से निकल जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है ना? बिल्कुल। उसमें मुझे लगता है कि CTET के लिए एक अलग क्वेश्चंस का वो होता है और इनमें अलग लेवल होता है ना? STET का लेवल CTET के लेवल से बहुत डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल, वो उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है ना? तो फिर CTET वगैरह आपका कौन से ईयर में हो गया था? CTET मेरा आई थिंक 21 में CTET हुआ था मेरा, और STET मेरा 22 में हुआ था। अच्छा। CTET हाँ मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था लेवल 2 का, और जब सेकंड टाइम दिया तो मैंने लेवल 1 का क्लियर किया था। अच्छा। और फिर उसके बाद में ये क्लियर करने के बाद में आपने मतलब थोड़ा गैप था, प्रिपरेशन कर रहे थे साथ के साथ? नहीं, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन नहीं कर रहा था मैं। जैसे मेरी PG खत्म हुई, PG करते करते मेरा नेट क्लियर हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद ही मैं लगातार अपनी ज्योग्राफी के अंदर या फिर जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स थे उसकी मैं प्रिपरेशन करता रहता था। फिर BEd के साथ साथ ही मैंने पार्ट टाइम टीच करना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आप मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ आपने मैनेज किया? पार्ट टाइम टीचिंग थी, हम कहीं
एकेडमी के अंदर टीच करते थे, तो उसके अंदर पार्ट टाइम टीचिंग चलती थी बीएड के टाइम। जैसे मेरा बीएड कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल था, डीएवी स्कूल मेरे सिटी के अंदर, हिसार के अंदर, वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने कंटिन्यूसली 5 साल वहाँ पे टीच किया, कोरोना टाइम में मैं उसके अंदर था। उसके बाद वहाँ पे टीच करते करते ईएमआरएस की पोस्ट निकली है। अच्छा। तो फिर मैंने फिल किया है, तो फिर उस वहाँ पे टीच करते करते मैंने ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर किया और फिर फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन लिया। यहाँ पे मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ के लिए आपने जो सिलेक्शन किया उसमें लाइक कितने घंटे की मतलब पढ़ाई लगती थी बेसिकली, क्योंकि सबका ही होता नहीं कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, अगर आपने कोचिंग नहीं लिया, आपने नहीं कोचिंग नहीं ली, हमने सेल्फ स्टडी किया था सारा सारा। सेल्फ स्टडी किया। हाँ जी, हाँ जी। साथ लाइब्रेरी में वगैरह भी ज्वाइन किया? नहीं, घर पे करते थे मैम सेल्फ स्टडी, और साथ का स्कूल भी होता था। उस टाइम मैं पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल के अंदर, डीएवी स्कूल के अंदर। तो सुबह स्कूल होता था 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर घर आते थे, 3 साढ़े 3 तक फ्रेशन अप होकर रेस्ट वगैरह करके फिर मैं 4 बजे बैठने पड़ता था। अच्छा, तो मतलब 4 से लेके मतलब रात को 8 साढ़े 8 तक, फिर खाना वगैरह खा के फिर 10 बजे सोता था मैं। और मेरा टाइम जो मैं ट्राई करता था सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि सुबह जितना जल्दी उठ के आप पढ़ोगे वो उतना ज़्यादा बेटर है। हर पर्सन का अपना अलग रूटीन होता है, कोई सुबह पढ़ पाता है, कोई रात को पढ़ पाता है, सबका अपना होता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, वो तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी उठ सको आप उतना जल्दी बेटर है। तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाओ, ताकि आप आराम से 3 से 4 घंटे आप पढ़ सको सुबह सुबह। सही है। मतलब कि आप मॉर्निंग में उठ के कवर अप कर लेते थे। हाँ जी। तो ये मतलब कितने महीने की प्रिपरेशन लगी आपको ईएमआरएस के लिए, या फिर मतलब ये तो हम ईएमआरएस तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने फर्स्ट यहाँ ज्वाइन किया है। हाँ जी, लेकिन वो प्रिपरेशन आपको फिर आगे भी काम आई, जो आपका हरियाणा में जो पीजीटी ज्योग्राफी निकला है, तो वो तो एक पूरा मतलब जर्नी है ना, कि वो भी काम आया, फिर बाद में भी आपने उसको कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। तो कितना मतलब टाइम? तो अगर टाइम की हम बात करते हैं तो जैसे जून 23 के अंदर पोस्ट निकली थी ईएमआरएस के अंदर। तो जैसे फॉर्म फिल किया था उसके बाद मैं प्रिपेयर करने लगा था, क्योंकि ईएमआरएस केवीएस एनवीएस सब सेम ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, मेरे को पता था, फर्स्ट टाइम जॉब निकली थी, कंपटीशन अच्छा खासा था। तो मैं चलो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम देंगे अच्छे से। तो जून 23 से मैं प्रिपेयर कर रहा था, और उसके बाद ही जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है दिसंबर के अंदर, फिर जनवरी में रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद भी मेरा ये क्लियर था कि मैं अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी निकलती रहती है कॉलेज कैडर के अंदर या फिर स्कूल कैडर के अंदर, तो उसके लिए तैयारियां करते रहते थे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया जून में, मतलब ज्वाइनिंग होगी यहाँ पे हमारी जून के अंदर, और उसके बाद ही जून के बाद आई थिंक जुलाई के अंदर हमारे फॉर्म निकले थे हरियाणा में HPSC के पीजीटी के लिए। तो उसके बाद ही मैंने तैयारी को कंटिन्यू रखा, कहीं ब्रेक नहीं आया बीच में तैयारी के अंदर। ये मतलब आपने इस जॉब को चलते चलते, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि जो ईएमआरएस है वो रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पे अपने आप में काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्कूल टाइम का भी पंगा होता है, अदर भी आपको ड्यूटीज मिलती हैं जो आपको करनी होती है। और मुझे लग रहा है कि सर के ऊपर तो एग्जामिनेशन का भी चार्ज था, तो सर के ऊपर मतलब ये मान लो कि बड़े बड़े चार्ज दिए हुए थे इनको करने के लिए। तो उसके साथ साथ में सर ने फिर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं मतलब कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर ईएमआरएस में आप हैं तो क्या आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो? तो भाई एग्जाम्पल, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। ठीक, आपने ये जॉब ली है, आपको इससे नेक्स्ट चाहिए, तो आपको उसको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नहीं चाहिए तो भाई यहीं रहो, ये भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया जॉब है, मुझे तो अच्छी लग रही है भाई, यहाँ इतना मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देखो यहाँ पे रहने में, है ना? बिल्कुल जॉब बहुत अच्छी है मैडम, और टीचर्स यहाँ मतलब सब कितने फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, जबकि सब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, इतना डाइवर्सिटी है, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से है, कोई केरला से, कोई बंगाल से है। तो यहाँ लेकिन लगता नहीं है कि इतने दूर दूर से लोग आके जो रह रहे हैं, ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फैमिली। बिल्कुल ये वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। हाँ, तो ईएमआरएस में हो गया आपका। हाँ जी। फिर यहाँ पे आपको कितना मतलब 2 घंटा 3 घंटा कितना मिल रहा था स्कूल में काम करते करते पढ़ने के लिए? हाँ, स्कूल का जो टाइम हो टाइम थोड़ा हेक्टिक हो ही जाता था यहाँ पे, कि कुछ रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपकी अदर ड्यूटीज भी रहती थी, वो भी आपको परफॉर्म करनी होती थी साथ साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं मॉर्निंग पर्सन था, तो उस टाइम भी जब जैसे हमारे फॉर्म आए थे हरियाणा में, तो मैंने जो सुबह वाला रूटीन था उसको नहीं छोड़ा। मैं मतलब जब अपने ईएमआरएस के अंदर था तो मैं ट्राई करता था कि मैं 9, सवा 9, साढ़े 9 तक सो जाऊं, क्योंकि जितना जल्दी आप सोओगे उतना जल्दी आप सुबह उठ पाओगे। तो सुबह मैं अगर बात करूं यहाँ पे आने के बाद, तो सुबह मेरा टाइम फिक्स था, मैं 2:45 या 3 AM पे मैं उठ जाता था, ताकि सुबह चाय वगैरह पी के आप 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि 7:30 स्कूल होता था।
7:30 स्कूल जाना आपको, तो 3:30 से 7 आप बैठ के पढ़ो, आधे घंटे में नहाओ और भागो स्कूल में। तो ये सुबह सुबह 3-3.5 घंटे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि उस टाइम के अंदर आप बात चाहे दिन में टाइम ना भी मिले, लेकिन अगर वो 3-3.5 घंटे आप पढ़ लो तो थोड़ा संतुष्टि मिलती थी, हाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, मोटिवेशन गाइस, मोटिवेशन ये मोटिवेशन था। कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, है ना, या तो आप true. नींद को सेक्रीफाइस कर लो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, ये है। अच्छा, फिर यहाँ वहाँ इंटरव्यू हुआ आपका, क्योंकि ये जैसे EMRS में PGT के लिए इंटरव्यू नहीं था। हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं था, वहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट था, उसके बाद हमारा इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू में तकरीबन 20 से 22 मिनट चला था वहाँ पे HPSC में, पंचकुला के अंदर। डेमो टीचिंग भी थी उसमें? हाँ, डेमो टीचिंग भी हुई थी, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे, उसमें करंट अफेयर भी था, उसमें हरियाणा जीके क्वेश्चंस भी थे, उसमें साइकोलॉजी क्वेश्चन भी थे, उसमें NEP से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, काफ़ी सारे, मतलब 20 से 22 मिनट चला आपका। तो कुछ आप बता देते हो कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ बढ़ जाती है कि भाई आप कि हाँ मतलब है तो अब खुरेद लो थोड़ा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ जी, ये तो मतलब वहाँ पे आपका इंटरव्यू बढ़िया रहा? हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे अगर इंटरव्यू बात करते तो मेरे 9 मार्क्स लगे इंटरव्यू में आउट ऑफ 12। आउट ऑफ 12? तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कोर था इंटरव्यू में। हाँ, सीरियसली मतलब काफी बढ़िया है ये तो। हाँ जी। और इंटरव्यू का तो बस यही है कि जैसे स्टार्टिंग में जाते हो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, फिर जैसे आप कुछ ना कुछ बताओगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया पूछेंगे, आप बता दो स्ट्रॉन्ग एरिया से, फिर वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप बताते जाओ, वो पूछते गए, मैं बताता गया, आप ऐसे 22-23 मिनट लग गए उसमें। हाँ, तो मतलब बेसिकली इंटरव्यू का ज्यादा खेल है। अगर आपने मेरिट क्लियर कर लिया है तो फिर तो है ना। हाँ, नहीं, अगर आपका सब्जेक्टिव में स्कोर अच्छा है, हाँ जी, तो फिर इंटरव्यू मीडियोकर में आ जाता है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में स्कोर कम है तो फिर इंटरव्यू की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा फिर। तो सब्जेक्ट के अंदर भी मैं टॉप 10 के अंदर था। तो उसमें टॉप 10 के तो रैंक तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। हाँ जी, रैंक, सर की रैंक पूछते हैं क्या आपकी रैंक रही है? हाँ जी, तो मेरी इसमें HPSC में जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरी 16 रैंक रही है। 16 रैंक? अरे मेरे को पता नहीं था, मेरे को खुद अभी पता चल रहा है। तो अब इसको हम बोल्ड लेटर्स में डालेंगे थंबनेल के अंदर। हाँ जी। और ये EMRS के अंदर EMRS में ऐसा कुछ था नहीं कि रैंक वाइज आया नहीं था। हाँ जी, फिर भी जो एक्सेल शीट आई थी उसको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग करके देखा था, तो मेरी जो रैंक थी वो टॉप 20 के अंदर ही आ रही थी उसके अंदर भी, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रैंक थी। सही है। 16 रैंक मतलब ये EMRS के लिए तो आपको ज़्यादा मतलब 11-12 की जो NCERT उस पर फोकस रखो। हाँ। क्योंकि जो पेपर था हमारा CBSE ने लिया था, और हमें पता था CBSE जो NCERT फोकस ज़्यादा रखती है। NCERT जो फैक्ट्स हैं वो सिलेबस ओरिएंटेड होती है। हाँ जी, सिलेबस ओरिएंटेड होती है। जो स्पेशली जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी बात करूँ तो 9 से लेकर 12 तक की आप ज्योग्राफी पढ़ लो डिटेल में NCERT बुक्स, उससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सॉर्टेड। अच्छा, और जैसे पर्टिकुलर आपने ये हरियाणा PGT के लिए जो पढ़ा, उसके लिए कुछ अलग से बुक्स, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर्स वाली जो होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, हाँ जी, या PYQs का, मतलब PYQs का कितना रोल है इसमें? PYQs का तो बहुत रोल है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर था और HPSC के हमने जो प्रीवियस पेपर थे वो देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से पूछ रहे हैं, करंट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, या फिर हमारे मेनली 2 ब्रांचेज है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, किससे ज़्यादा पूछ रहे हैं। और कुछ HPSC जो है HCS के एग्जाम लेती है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो हमने वो पेपर देखे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो टॉपिक तो है वो सारे NCERT के अंदर, लेकिन डिटेल में नहीं है NCERT के अंदर। तो आप टॉपिक तो NCERT को उठा सकते हो, लेकिन डिटेल के लिए आपको स्पेसिफिक बुक पढ़नी पड़ेगी जो अलग अलग ऑथर्स की होती है। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा सा एनालिसिस लगता है इसके लिए भी ना। अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया है तो आप थोड़े से मतलब वो हो जाता है ना कि हमने ये देख लिया कि अच्छा ये यहाँ से इतना हमें करना है, इतना करना है, बिल्कुल, तो उसके बाद थोड़ा इजी लगता है कि हो मेरे को लगता है मैम कि किसी भी एग्जाम के लिए आप ब्लाइंडली नहीं चल सकते। सबसे मेन काम है उसका सिलेबस निकालो, फिर आप ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर आप उसका PYQ देखो, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आ रहा है और हमें कहाँ तक आता है, तो हमें कितना इंप्रूव करना पड़ेगा उसके अंदर, और फिर उसके अंदर फिर आपको बुक्स सर्च करनी पड़ेगी कौन सी बुक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने जैसे कोई राइटर की बुक हो, लाइक हम एस्पिरेंट्स को सजेस्ट कर सके कि हाँ जी। ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, या 1-2 बुक जो भी नाम है आप बता सको? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक आती है हमारे अंदर, उसमें भी आगे ब्रांचेज है, ज्योमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है। तो फिजिकल के लिए तो आप सविंदर सिंह बुक बेस्ट है। आप NCERT पढ़ो, सविंदर सिंह पढ़ो, उससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा बुक पढ़ने के बजाय 1 से 2 बुक रखो और उनको डिटेल में पढ़ो।
हाँ रिवीजन। मैं एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ चुका हूँ, मेरे खुद को वो नहीं है, हर चीज टिप्स पे याद है, लेकिन फिर भी जितनी बार भी आप बुक पढ़ोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नई बात देखने को मिलेगी कि ये वर्ड अब तक नहीं पढ़ा था, ये लाइन अब तक थोड़ा ठीक से नहीं समझी थी। तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं क्वेश्चन है कि मतलब एनसीईआरटी पतली है, छोटी है, लेकिन आप उसको जब भी डिटेल में जाते हो तो उतना ही मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है और कोई आप बुक देखोगे ना कोई अदर ऑथर की, तो उसके अंदर पूरा एक पैरा है, पूरा एक पेज मिल जाएगा आपको उस लाइन के ऊपर। तो हमें बड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। और पीवाईक्यू देखने के बाद फिर हम अच्छे से बुक्स को स्टडी करेंगे। जैसे फिजिकल मेरे पास सविंदर सिंह, और ह्यूमन में हम बात करते हैं तो हमारे पास ट्रिवार्था की बुक्स भी हैं, हमारे पास माजिद हुसैन की बुक्स भी हैं, अलका गौतम की बुक्स भी हैं, तो वो उनसे हम रेफर कर सकते हैं। अच्छा। तो कॉमन पेपर देखते हैं कि जैसे इसमें ईएमआरएस में सर ने बताया कि हरियाणा पीजीटी में तो सब्जेक्टिव था सर का पेपर, लेकिन जो ईएमआरएस है उसमें हमारा कॉमन पेपर भी आता है और उसमें लैंग्वेज का रोल ज्यादा है। अगर आप लैंग्वेज को अगर आप 40% में क्लियर नहीं कर रहे हो दोनों लैंग्वेज क्वालिफाई है आपकी, क्वालिफाई तो फिर आपका पेपर मतलब आगे कोई फायदा नहीं है, वो चेकिंग वगैरह नहीं होगी। तो कॉमन सब्जेक्ट्स में आपने कैसे मतलब स्कोर किया और क्या उसके लिए प्रिपरेशन थी? तो कॉमन सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और इंग्लिश, तो कुछ तो स्कूलिंग मेरी अच्छी हुई थी, तो हिंदी इंग्लिश मैंने वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ रखी थी। कुछ अभी अगर एमआरएस की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं तो मैंने यूट्यूब पे जो मैराथन क्लास चलती रहती थी उनको मैं देखता रहता। अगर फ्री टाइम में कुछ कर नहीं रहे हैं तो बैठ के मैराथन क्लास देखते रहो, कभी हिंदी की देख ली, कभी इंग्लिश की देख ली, तो वहाँ से प्रैक्टिस अच्छी होती रहती थी। और उसके बाद अगर हमें कुछ मतलब पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं तो कभी केवीएस के जो एग्जाम हुए हैं या एनवीएस के एग्जाम हुए हैं तो वहाँ से पीवाईक्यू वगैरह लगा लेते थे, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता था कि क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक से टॉपिक होते हैं हिंदी और इंग्लिश में कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं। तो ये बात रही है प्रिपरेशन जर्नी की। अब हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में, ठीक है। सर ने यहाँ ज्वाइन किया, जून में ज्वाइन हो गया था। जून में ज्वाइन किया था मैंने, जून लास्ट में ज्वाइन किया था। तो जून से अभी तक का एक्सपीरियंस हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आप जंगल एरिया में हैं, ये स्कूल जो है जंगल के बीच में है, या फिर आपको मेडिकल मतलब एक अभी कमेंट किया एक ने, वो बता रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर ना मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, उनको कोई हेल्प करने को नहीं था। ऐसा नहीं है, देखो मैंने अभी आपको बताया दैट वी आर अ फैमिली, तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। अगर एक कोई मार्केट जा रहा है तो वो सबसे पूछ के जाता है कि भाई आपको कोई काम है, तो ये सारी चीजें मतलब आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं और सब फैमिली जैसे हैं, आपस में बहुत हंसी मजाक होता है, बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट है और बड़ा मन लगता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज यहाँ पे काफी आंधी तूफान बारिश हुई, उसके बाद इतना सुंदर लग रहा था, मतलब व्यू देखने को मिला आपको, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और क्या, इतना मतलब इतना सुंदर लग रहा था देखने में। हाँ जी बिल्कुल। तो सर से पूछते हैं भाई, हम तो बता ही रहे आपको, सर का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि ज्वाइन जब यहाँ पे आए तो क्या लगा, मतलब कि पहली बार जब ज्वाइन किया तब लगा कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए हम यहाँ पे आके। यहाँ तो मतलब कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है किसी चीज़ का, एंटरटेनमेंट के नाम पे या बेसिक फैसिलिटीज़ एक बार तो लग रहा था कि कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे टीचर्स ने आपस में सहयोग किया, कोऑपरेट किया और सारी चीज़ें अरेंज होगी। अब फिलहाल जो हम मूवमेंट की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ है, हर चीज़ अवेलेबल है। एक डीमेरिट बस यही है कि घर से थोड़ा दूर है कि आने में यहाँ तक हमें 20 से 22 घंटे लग जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो घर जाने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ इन्वायरमेंट हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा बोला है। नहीं, ये सच में नहीं, सच में ऐसा भी है, हम कह सकते हैं कि क्योंकि मोस्टली हमारी एक तो ये नहीं कोई बुजुर्ग टीचर है, सारे हमारी उम्र के हैं, सब जवान हैं और सब आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं। छुट्टी वाले दिन अपने आराम से घूम के आते हैं, सब बढ़िया मजा आता है, घूम के आते हैं। अगर मौका मिलता है तो मूवीज देखने चले जाते हैं। हमारे यहाँ से जो सिटी है लाइक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है, वो यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो एक गाड़ी में अगर 5 लोगों की जगह तो 8 लोग भर के जाते हैं, है ना। बिल्कुल। कभी कभी लगता है कॉलेज लाइफ जी रहे हैं दोबारा से, हॉस्टल लाइफ आ गई है, हॉस्टल लाइफ दोबारा से आ गई है। तो ये सर का एक्सपीरियंस मतलब बढ़िया है ना, ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना, इसलिए बढ़िया है ना। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस सारे, बल्कि कुछ ना कुछ ज्यादा मिलता है आपको, केवीएस से कुछ ना कुछ ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है। और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बहुत ग्रो करेगा आपका ईएमआरएस और आप गुड कुक बन जाओगे। सब बढ़िया खाना बनाना सीख जाएंगे, सब बढ़िया खाना बनाना सीख जाएंगे। जिसको नहीं आता था वो भी, बिल्कुल है ना।
ठीक है। ये तो प्लस पॉइंट होता जा रहा है सबके लिए यहाँ पे। मेरे लिए खुद के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि घर पे मैं चाय तक नहीं बनाता था, है ना, सब माँ करती थी, और अब यहाँ आने के बाद चाय क्या, सब्जी रोटी सब खुद बनाना पड़ता है। तो अच्छी बात है, हम सही बात है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हर काम के लिए, तो करना चाहिए। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई बुरा नहीं था। स्टार्टिंग बुरा लगता था कि कहाँ फंस के क्या करना पड़ रहा है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मजा आता है बल्कि काम। काफी चेंज हो गया ना यहाँ पे, चीजें बहुत सुधरी हैं, मतलब हाँ उस टाइम से अभी ये जितने भी 9.5 महीने की जर्नी है। जब जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन की बात हम करें और आज की हम बात करें तो कंप्लीट चेंज ही हो गया ऑलमोस्ट, बहुत मतलब सही हो गया। तो घर वालों ने नहीं बोला भाई इतनी दूर कड़े जा है ऐसे करके? घर वालों ने बोला कि बेटा घर पे रह ले, यहीं खेती कर लेंगे, इससे अच्छा तो वहाँ कहाँ रहना है, बतेरी जमीन है है ना। लेकिन मेरे अंदर ये था कि गवर्नमेंट जॉब होनी, क्योंकि जब मैं बेसिकली बात जो टीच करती थी वो ये कि जब मैं हिसार में टीच करता था डीएवी स्कूल के अंदर, तो कोई पूछा था कि क्या करते हो, तो मैं बोलता सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो अगला यही बोलता सरकारी, तो जब वो बोलता ना सरकारी तो बड़ा ना ऐसे टीसी मचती थी, अच्छा कोई ना तेरे को बताते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा जुनून लगा कि लगना सरकारी है, चाहे बिल्कुल उसे मोटिवेशन मिलता है ना उनसे। वो जो बार बार आपको टीच करते रहते कि सरकारी सरकारी, तो चलो आप सरकारी लेके दिखाते हैं, और फिर सबके सहयोग से, भगवान जी के सहयोग से साल भर में 2 नौकरी आ गई, है ना। तो बढ़िया है मैडम, बिल्कुल। लेकिन एमआर सच में अच्छा है, जितना लोग बोलते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। अभी जैसे आप बता रहे हो कि ज्वाइन कर लिया, सरकारी है, प्राइवेट है, तो ये चीजें मैटर करती हैं बहुत सारे लोगों के लिए जब सरकारी टैग जुड़ता है। क्योंकि अभी कुछ एक एस्पिरेंट है शायद, वो बोल रहे थे कि मैं प्रिपरेशन करूं या छोड़ दूं तो सरकारी मतलब ये ईएमआरएस में कुछ है या नहीं है, तो डिपेंड करता है यार आप पे। देखो अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप यहाँ नहीं सेट हो सकते हैं, तो आप स्किप कर देना, पहले सिलेक्शन तो लो। एग्जैक्टली लेके छोड़ो तो बात बने, और पहले हार मान ली तो फिर क्या फायदा है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये है मतलब, तो ये एक सेशन था, हमें लग रहा है कि बढ़िया रहा है और आप लोगों को भी मुझे लग रहा है पसंद आएगा। सो इसके बाद भी और आएंगे अभी इंटरव्यूज, ऐसे ही इंटरेक्शन सेशन कहते हैं हम, इंटरव्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है ना, आप और लोगों की जर्नी से, उनके एक्सपीरियंसेस से शायद आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलते हैं, फिर आप लोगों को बोलेंगे। तो सर थैंक यू, है ना, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, जिसकी वजह से मतलब आपकी जर्नी से बहुत सारे, मुझे लगता है जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं या अदर सब्जेक्ट के भी हैं, उनको भी मुझे लगता है काफी हेल्प मिलती है। मेरा मानना एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सोचने के बजाय करना शुरू कर दो। बिल्कुल, कहीं से भी शुरू कर दो, सोचो मत कि क्या करूं क्या ना करूं, आप शुरू करो, रास्ता अपने आप निकल आएगा आगे। वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो पता ही है आपको, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगते हैं। यहाँ पर क्या है ना, रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें पता है कि हमने वीडियो कैसे शूट किया, लाइटिंग एंड ऑल। तो पहले लाइट आने का वेट किया, लाइट नहीं थी, तो ये सब चीजें होती हैं। खैर, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।